नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। कल हमने 6 क्लास की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं रिट के लिए, उसमें से हमने 6 का जो पार्ट है फर्स्ट हिस्ट्री से शुरू किया था, वो मैंने करवा दिया है। जो बाकी के लास्ट 3 लेसन बचे थे उसका मैंने एक पार्ट और बना के आज सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, और इसके बाद हिस्ट्री के जो 6 लेसन है वो कंप्लीट हो जाएंगे 6 क्लास की बुक में। तो शुरू करते हैं। और आज मैंने क्वेश्चन और आंसर के टाइप के मैंने ये पैटर्न बनाया है, और 100% गारंटी है कि जितने भी सवाल बनने थे मैंने सब कुछ इसमें बना दिया है। इससे बाहर आपके लिए कोई सवाल नहीं बनेगा, और बाकी इन्हीं को पढ़ लोगे तो 99.9% आपका 100 मतलब ऐसे काम हो जाएगा। बहुत अच्छा मैटर और बहुत अच्छे से लेके आई हूँ मैं। शुरू करते हैं हम। पहला इसमें मौर्य और गुप्तकालीन भारत, इसका जो नेक्स्ट लेसन है 4 नंबर पे 6 क्लास की बुक का, उसके कुछ क्वेश्चन और आंसर बेस लेके आई हूँ मैं। इसमें है कि चाणक्य कहाँ के शिक्षक थे। चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के शिक्षक थे, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही उन्होंने फिर आगे जाके वो चंद्रगुप्त मौर्य को फिर उन्होंने यहाँ पे आगे पढ़ाया था। तो और अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। ये बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर उसी हिसाब से बनाए हैं जैसे एग्जाम में आता है, वही पैटर्न फॉलो किया है मैंने। और नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। ये इसकी विषय वस्तु राज व्यवस्था है। आप ध्यान रखना ये पॉलिटिकल से संबंधित है, और जबकि इसका नाम जो है वो अर्थशास्त्र है। अब ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र है तो कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड या ऐसे बजट से रिलेटेड इस टाइप की कोई पुस्तक नहीं है, पर ये उससे नहीं है। ये राज व्यवस्था, उसमें शासन कैसे चलाया जाता है और राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और शासक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब एक शासन को अच्छा सुव्यवस्थित किस प्रकार चलाया जा सकता है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी गई है अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में। और चंद्रगुप्त ने किससे परास्त करके मगध का शासक बना। मतलब चंद्रगुप्त ने, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मगध का साम्राज्य उसने स्थापित किया था, उससे पहले वहाँ किसी और वंश का शासक था। तो वो कौन था? तो वो था घनानंद। ये नंद वंश का शासक था। इसको हरा के फिर इसने मगध पे साम्राज्य स्थापित किया, जो कि मौर्य वंश आगे जाके प्रसिद्ध हुआ था। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के कौन से प्रदेश लिए? आपको पता हो तो सेल्यूकस एक यूनानी था, और उसने यहाँ पे जो सिकंदर था उसका ये था, और उसने आक्रमण किया, तो इसने चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भी पराजित किया। फिर उससे पराजय होने पर उसने 5 स्थान थे जो उसने हारने की वजह से लिए थे। तो कौन कौन से थे वो? काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान। तो ये जो प्रदेश थे उसने चंद्रगुप्त ने लिए थे सेल्यूकस से। और उसकी जो पुत्री थी हेलेना, आपको पता है कि उससे विवाह भी किया था, और ये अपने भारत के इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। मतलब कभी भी ऐसे राजा जो भारत का राजा था उसने या बाहर के ऐसे कभी कन्या का विवाह नहीं हुआ। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ, जो हेलेना इनकी थी पत्नी और ये सेल्यूकस की थी पुत्री। तो इन्होंने इनका विवाह किया था। और सेल्यूकस ने किसे अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा? तो वो मेगस्थनीज था। और इसने एक पुस्तक भी लिखी इंडिका। ये आगे देखिए आ ही गया कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनी ने लिखी थी। और इसमें जो है कि इसमें भी राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त के बारे में। और हालांकि ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, कुछ यूनानी लेखकों ने इसका मतलब थोड़े थोड़े टुकड़े जोड़ के और इसको बताया कि मेगस्थनीज ने ये ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इंडिका पुस्तक में ऐसा गया, पर ये अभी वर्तमान में अपने जो मूल रूप में है नहीं। और चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? तो ये भद्रबाहु था, और इन्हीं से इन्होंने शिक्षा लेके और जो जैन धर्म स्वीकार किया था। और फिर ये श्रवण बेलगोला में जाके वहाँ पे इन्होंने अपना जो शरीर है वो देह वो त्याग की थी। और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि क्योंकि इनके चंद्रगुप्त के बाद में यही बिंदुसार ही शासक बना था, तो ये चंद्रगुप्त का पुत्र था। फिर बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो अमित्र घात, यानी जो शत्रुओं को मतलब नाश करने वाला हो, या ऐसे बहुत अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व था इनका।
अशोक किसका पुत्र था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था। और हालांकि एक कुछ चीजें हैं जो मैं एक्स्ट्रा बतानी चाहूंगी यहाँ पे, कि जैसे अशोक बिंदुसार का पुत्र था, लेकिन बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था। वो बिना बिंदुसार की बिना मर्जी के ऐसा माना जाता है, श्रुति है कि उसने अपने 99 भाइयों का वध करके फिर ये सम्राट बना था। ऐसा कुछ सुनने में आता है इसके बारे में। और बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का प्रशासक था? तो ये अवंतिका था। ये उस समय जब राजा नहीं बना था, उस समय ये राजकुमार था। तो ये राजा बनने से पहले यहाँ अवंती का प्रशासक था। और अशोक का नाम अभिलेखों में क्या मिलता है? अशोक का नाम वैसे तो अभिलेखों में अलग अलग मिलता है, जैसे कहीं अशोक भी मिलता है, लेकिन देवा नाम प्रियदर्शी, आपकी जो 6 की बुक है उसमें यही बताया गया है कि अशोक के जो अभिलेखों में उसका नाम क्या मिलता है, देवाना प्रियदर्शी, यानी जो सबको प्रिय हो, देवों को प्रिय हो, ऐसा इसका मीनिंग होता है। अशोक सम्राट कब बना? तो ये 269 ईस्वी में है, ईसा पूर्व बना था 269 में। और अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? ये प्राकृत भाषा थी इसकी। और लिपि तो आपको पता हो कि इसने 3-4 लिपियां इस्तेमाल की थी, ब्राह्मी, अरेमाइक, ये अरेमाइक करी थी, ब्राह्मी और खरोष्टी, ऐसे करके इसने 3 लिपियों का मतलब प्रयोग किया था, लेकिन जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी इसकी। और अशोक स्वयं किस धर्म का अनुयायी था? तो वो स्वयं तो बौद्ध धर्म मानता था, परंतु उसने कभी भी बौद्ध धर्म अपनी जनता पे लागू करने का कोई ऐसे कानून नहीं बनाया। वो एक बहुत ही अच्छा राजा था, उसके राज्य में ऐसा कुछ नहीं था कि वो सभी बौद्ध ही स्वीकारे। हाँ, लेकिन हाँ, वो स्वयं जरूर बौद्ध अनुयायी था। धम्म क्या है? अब आपको जैसे धम्म को ऐसे काफ़ी बच्चों को लगता है कि ये धम्म का मतलब धर्म होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अशोक ने जो धम्म बताया था उसका मतलब था अशोक की जो नीतिगत शिक्षा है, उसका अर्थ यहाँ पे उसने धम्म से लिया है, ना कि वो जो धर्म हम जो आज ही वर्तमान रूप में जो स्वीकार करते हैं वैसा धर्म नहीं है। धम्म का अर्थ यहाँ पे अशोक की जो नीतिगत शिक्षा थी कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें कुएं खुदवाने चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, और कोई बड़े मंगल कार्य की जगह हमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं रखनी चाहिए, और यात्राएं की जगह हमें धम्म यात्राएं करनी चाहिए इस प्रकार, और पशु का वध नहीं करना चाहिए। ये सब उसकी नीतिगत शिक्षाएं थी। आगे देखिए, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध महासभा किसके शासनकाल में हुई? तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि, या फिर ऐसा पूछ ले कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध महासभा हुई थी? तो तृतीय हुई थी। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी, ऐसा पूछा जा सकता है। और अशोक ने यवन प्रदेश में धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ये महारक्षित को भेजा था। ये यहाँ ये सही प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे, महारक्षित को भेजा था। और आपको पता है श्रीलंका में तो इसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। और फिर इसी का ही आगे दूसरा लेसन है गुप्त काल। तो ये 4वीं शताब्दी के आसपास का है। और इसका है कि समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या है? ये डबल प्रिंट हो गया, कुमार देवी। इसीलिए आपको पता है कि वो समुद्रगुप्त कई बार कहता है कि लिच्छवी पुत्र लिच्छवी, क्योंकि जो कुमार देवी थी वो लिच्छवी वंश की थी, इसीलिए क्योंकि इसकी माता का नाम कुमार देवी था। और प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरिसेन। और ये इनके जो समुद्रगुप्त के मित्र भी थे, और वहाँ दरबारी जो थे वो भी रह चुके हैं। हरिसेन किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का था, और इनके परम मित्र भी थे। और समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बना? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हमें विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इनकी उपाधि थी जो इन्होंने शकों और उनको हराने के बाद में धारण की थी। ये जैसे आए गए यहाँ पे आगे कि शकों व कुषाणों को हराने के बाद किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी? ये चंद्रगुप्त सेकंड है, और ये विक्रमादित्य के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के यानी विक्रमादित्य के 9 रत्नों के नाम बताओ। इसने अपने दरबार में 9 ऐसे कवियों को, जो साहित्य के जानकार थे, उनको सम्मिलित किया था, तो उनको 9 रत्नों के नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन थे? कालिदास, आपको पता है ये बहुत ही प्रसिद्ध रह चुके हैं। और शंकु, वेताल भट्ट, धन्वंतरी, ये आयुर्वेद से संबंधित थे। और शपणक, अमर सिंह, घटक पर, वराहमिहिर और वररुचि।
ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा सही ढंग से। वररुचि, ये 9 इनके दरबारी थे, 9 रत्न के नाम से जाने जाते थे। आगे है चीनी यात्री फाहियान किसके शासन में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य, इनके दरबार में आया था। और ये जो फाहियान है, इसने चंद्रगुप्त के जो शासन व्यवस्था देखी, वहाँ पे रहा, तो इसने इसके बारे में एक लाइन लिखी है कि इसका जो साम्राज्य था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत सुव्यवस्थित था। और उसने ऐसा लिखा कि घरों में उस वक्त यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। ये लाइन कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, ये गुप्त काल, इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि मूर्ति कला का आरंभ सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। और जो शैलियाँ हैं, गांधार शैली, मथुरा शैली, उसमें मंदिर निर्माण की कलाएं और जो कला और स्थापत्य कला है, मूर्ति कला, उसके उस समय जो गुप्त काल का समय था वो बहुत ही चरम सीमा पे था, इसलिए इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर इसके आगे तीसरा लेसन है इसका, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें है कि ऐसा एक ये लेखक रह चुके हैं, तो इन्होंने अंग्रेज कवि, उन्होंने ऐसे लाइन कही है, तो ये पूछी जा सकती है कि किसका कथन है। वाइलेकर का है ये कि खेती करने की तकनीक दुनिया ने किसी सीखी? भारत से। तो ऐसा पूछा जा सकता है किसने सीखी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे, इंग्लैंड, यूनान, भारत या कोई भी। तो खेती करने की जो तकनीक है वो दुनिया ने भारत से सीखी। इन्होंने, वाइलेकर ने एक लाइन कही है कि भारतीय किसान औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायने में श्रेष्ठ। जो ये लाइन है किसान के बारे में, ये वाइलेकर ने की है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? कृषि प्रधान, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको पता है हमारी जो अर्थव्यवस्था लगभग 75% जो है वो हमारे कृषि पर निर्भर करती है। और जिस समय पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थी, भारत वैभव तथा शिल्पकारों की उच्च कोटि पर था। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये भारतीय औद्योगिक रिपोर्ट है 1916 में, उसमें लिखी गई है। जैसे अब ये 2 लाइनें आ गई यहाँ पे, और अभी 12 तक पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी लाइनें आएगी। तो इस प्रकार ये एक पंक्ति लिख के बता देवे कि ये किस में से ली गई है या किसने कही है। जैसे वाइलेकर ने कही, या भारतीय औद्योगिक रिपोर्ट 1916 में कही है, या किसी 2-4 दूसरे कवियों के, राइटरों के नाम दे दे और पूछे कि ये उनमें से किसी ने कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भारतीय औद्योगिक रिपोर्ट है 1916 की। उसमें ऐसा कहा गया है कि जिस समय यूरोप में मतलब जातियां असभ्य थी, जहाँ लोग ऐसे जंगलों में निवास करते थे और जिन्हें सभ्यता की पहचान नहीं थी, उस समय हमारे भारत में वैभव और जो शिल्प कला थी वो बहुत ही उच्च कोटि पे थी। अब सोच लिए हम भारतीय कितने आगे थे उस समय भी। और क्या बनाने में यूरोप भारत से आगे था? मतलब ऐसी क्या चीज़ थी? तो ये थे पानी के जहाज। और आपको पता हो कि पानी के जहाज बनाने में सिर्फ आगे ही नहीं, बल्कि जो जहाज थे वो बहुत ही उच्च कोटि के बनाए जाते थे यहाँ पे। और सूती व रेशमी कपड़ों का मुख्य केंद्र ये बंगाल था यहाँ पे। फिर ये विल्सन ने एक यहाँ पे पंक्ति कही है कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान था। यानी हमारे भारतीयों के पास शुरू से ही इतना ज्ञान, वैसे में भी माना जाता है ऐसा है कि जो ज्ञान का जो भंडार है वो हमेशा से भारत ही रहा है। बहुत जो दूसरे देश है उनसे कहीं हद तक आगे। तो ये जो लोहे को गलाने की जो कला है उसका ज्ञान भारतीयों को अनादिकाल से रहा है, ये विल्सन ने कहा है। जैसे अब देखिए इसी लेसन में हमारी 3 पंक्तियां ऐसी आ गई है, तो ये ऐसे किसी और का, स्मिथ का ऐसे नाम देके और पूछ ले कि ये लाइन किसने कही है, तो आप ध्यान रखिएगा। और फिर ये सवाल आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में कि मौर्यकालीन लौह प्रगलन की भट्टी का अवशेष कहाँ मिला? ये ईसवाल उदयपुर में है। ये भट्टी है यहाँ पे। यानी मौर्य काल में जो लोहा गलाने की जो भट्टियां होती थी वो किस जगह से मिले उनके अवशेष? तो ये ईसवाल उदयपुर में है, वहां से मिले हैं। और मिस्र की मम्मीज आपको पता ही है, वो ऐसे पुतले टाइप होते हैं, उनको व्हाइट कलर के ऐसे कपड़े में लपेट के रखा जाता था। तो वो मिस्र की जो मम्मीज को लपेटने वाला मलमल ये कहाँ से आता था? तो ये भारत से जाता था हमारे। और भारत का व्यापार जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छी स्थिति में रहा है, हमेशा से ही आयात और निर्यात होता रहा है। तो ये, और ये गंगेतिका क्या है? ये सवाल आने जैसा है, बहुत अच्छा है ये कि गंगेतिका क्या है? ये ढाका की मलमल है,
उसका यूनान में जो नाम है वो है गंगेतिका, यानी जो ढाका की मलमल जो है उसको यूनान में किस नाम से जाना जा सकता है? गंगेतिका। तो सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है कि गंगेतिका क्या है, कपड़ा है या कोई दूसरे दो चार नाम दे देवे, खेती के प्रकार है या कोई जानवर जैसा लगता है नाम सुनने में, तो ऐसा कुछ बता देवे। तो ये ढाका की मलमल था जिसका यूनान में नाम ये था। और यहाँ पे देखिए प्लिनी ने एक पंक्ति कही है कि भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर खिंचता चला गया। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आपको पता है कि जब भारत से कोई भी चीज़ दूसरे देशों में जाती थी, जैसे सूती वस्त्र है, ये हमारा बहुत अच्छा व्यापार था उस वक्त। तो कोई भी हमारे जब भारत से कोई बाहर चीज़ जाती थी तो हम बदले में उनसे क्या लेते थे? सोना चांदी। तो अब हमारी तो वस्तु गई, लेकिन हमारे यहाँ बाजार में क्या आया? सोना। तो इसीलिए इन्होंने ये कही थी कि ये मतलब खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय सामग्री के प्रयोग, अब बाहर के देशों में जितनी ज़्यादा सामग्री प्रयोग करेंगे तो उन्हें वो सामान हमारे यहाँ से खरीदना पड़ेगा, और अगर उन्हें खरीदना पड़ेगा तो बदले में हमें वापस कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और उस टाइम वस्तु विनिमय चलता था, व्यापार भी, वस्तु के बदले वस्तु। तो हम उन्हें अगर कोई दूसरी वस्तु दे रहे थे, वो हमें उस बदले में हमें सोना और चांदी ऐसा हमारे आता था। इसलिए उन्होंने ये लाइन कही है कि साम्राज्य से सोना और बाहर की ओर खिंचता चला जा रहा है, रोमन साम्राज्य से। और आगे देखिए, भारत विदेशों से माल आयात कम करता था, क्यों? क्योंकि उस समय वह औद्योगिक रूप से पिछड़े थे। अब ये देखो लाइन यहाँ पे कितनी अच्छी है कि भारत इतना समृद्ध था कि मतलब हमें कोई चीज़ ना वहाँ से लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब हम खुद वहाँ पे भेजा करते थे सामान। तो और उस समय भारत की जो स्थिति वो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हमें वहाँ से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं थी। और जो जो दूसरे देश थे वो औद्योगिक दृष्टि से उस रूप में उस समय पिछड़े हुए भी थे, इसलिए वो आयात कम करता था। और ये उत्तरापथ व दक्षिणापथ क्या है? ये भारतीय मार्ग है, आपको पता है, जिसमें से ये उत्तरापथ को तो अभी हम जीटी रोड के नाम, जीटी जो रोड है उसके नाम से जानते हैं, वही उत्तरापथ है। तो इनका आगे डिटेल्स है, मैं बताती हूँ। जैसे उत्तरापथ मार्ग का रास्ता कहाँ से कहाँ तक था? ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी है यहाँ पे, और से लेके पुष्प कलावती, ये अफगानिस्तान में, आप ध्यान रखिएगा मैंने लिख रखा कोष्टक में। तो ये यहाँ से यहाँ तक था उत्तरापथ। ये जो दो मार्ग थे, एक तो उत्तर के जो भाग थे उनको जोड़ता था, और एक दक्षिण का जो भाग था उसको जोड़ता था। तो जो उत्तरापथ है वो उत्तर के सारे राजमार्गों को या जो जितना भी संपूर्ण साम्राज्य था उसको जोड़ता था। तो ये ताम्रलिप्ति से लेके पुष्प कलावती यहाँ तक जोड़ता था। दूसरा है कि एशिया के बल्क तक जाने हेतु कौन से मार्ग का हम प्रयोग करते थे? तो इसमें लिख दे कि उत्तरापथ, दक्षिणापथ, या कोई दो राजमार्गों के दूसरों के नाम बता दे। तो ये हम उत्तरापथ मार्ग से एशिया के बल्क तक जाने का मार्ग हमें मिलता था। और ये खेतड़ी है राजस्थान में, आपको पता है। ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे हेतु। भारत में हाथी दांत व सोना कहाँ से आता था? ये यहाँ से आता था, इथोपिया, अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है इसमें कि, या फिर ऐसा बन सकता है कि इथोपिया से हम मतलब भारत में क्या चीज़ आती थी? तो भारत में हाथी दांत और सोना। और ये सवाल इस बुक के पीछे भी आया हुआ है। विदेशी बाजारों से माल खरीदना, उसको क्या कहते हैं? आयात। अब ये सवाल, ये इन दोनों ये शब्द हैं, इनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि आयात और निर्यात क्या है। तो आयात तब होता है जब हम विदेशी बाजारों से खुद माल कोई खरीदते हैं, तो उसे बोलते हैं आयात। और विदेशी बाजारों में माल बेचना, निर्यात। ठीक है। और ये देखिए, स्वर्ण द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम सुमात्रा, जिसे हम वर्तमान में सुमात्रा के नाम से जाने जाते हैं, उसका पहले में नाम क्या था? स्वर्ण द्वीप। वैसे दोनों ये सिमिलर भी लगते हैं। सुवर्ण यानी सोने जैसा, नाम ऐसे सुनने में भी लगता है कि सुवर्ण यानी सोने जैसा। और ये सुमात्रा, दोनों लगभग सू ऐसे याद कर सकते हो आप। और ये सांस्कृतिक विरासत इसका तीसरा लेसन है, और ये लास्ट लेसन है हिस्ट्री का। इसके बाद में जो 6th क्लास की हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में फिर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दूसरे शुरू हो जाएंगे। यहाँ स्तूप होता क्या है, किसे कहते हैं, किन चीज़ों से बनता है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, महत्व क्या है, क्यों बनाया जाता है, ये सब इसमें डिटेल से आगे। कि स्तूप क्या होता है, कि ये बनता किससे? मिट्टी और ईंटों से। ये एक अर्ध गोलाकार आकृति होती है, उसे कहते हैं स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला।
मतलब एक मिट्टी का टीला होता है आधा, जैसे चंद्रमा, जैसे अपन कई बार बचपन में खेला करते थे, पाँव डाल के फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के और फिर उसको थपथपाते थे और एक गोले जैसा बन जाता था, ये बिल्कुल दिखने में वैसा ही लगता है। तो इसलिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? टीला। और बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूप बनाए गए थे? 8 भागों में। ये आप ध्यान रखिएगा, उनके कितने भाग बांटे? 8 भागों में। 8 भागों में बांटकर और उनके स्तूप बनाए गए थे। और ऐसा भी पूछ सकता है कि स्तूप बनाए किसकी स्मृति में थे? ये बुद्ध के अवशेषों में। अब अवशेष कैसे? जैसे कि उन्होंने कोई चीज प्रयोग में ली, जैसे मान लो कोई लोटा लिया, कोई कपड़े लिए, या कोई उनके ऐसे रोजमर्रा के जो सामान थे उनको अलग अलग जगह रख के स्तूप बना दिए, या उनके शरीर के जो हिस्से थे जैसे बाल थे, नाखून थे, या कोई दूसरी चीजें थी उनसे बना दिए, और कहीं जगह उनकी अस्थियां जो थी उन पे स्तूप बनाए। तो ऐसे करके ये 8 भागों में बांट के इन्होंने और स्तूप बनाए। और स्तूप क्या थे? मतलब ऐसे अब ये समझ में आ गया कि स्तूप बुद्ध के लिए बन रहे थे, उनके अवशेषों के लिए बन रहे थे, और ये मिट्टी का ऐसे गोला जैसा था। पर ये था क्या? ये पूजा स्थल था। यहाँ पे लोग जो ये इनके भिक्षु भिक्षुणी होते थे वो पूजा स्थल, मतलब पूजा करने आते थे। और ये देखिए, अमरावती में बना स्तूप किसका बना हुआ है? एक अमरावती में, ये आंध्र प्रदेश में है, आप ध्यान रखिएगा। आगे है इसका सवाल, मैंने बना रखा है कि अमरावती जो है वहां पे एक संगमरमर का यानी श्वेत पाषाण का एक स्तूप बना हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। ये सवाल बहुत छोटा है लेकिन कई बार फिर भी लोगों को याद नहीं रहता। ऐसे तो पता है कि सांची का स्तूप पेपर है कहाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो फिर वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में है। और किस स्तूप के अवशेष, ये किस स्तूप के अवशेष कोलकाता संग्रहालय में है? बरहूत के स्तूप का। इसके जो अवशेष हैं वो अभी वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये देखिए, पहाड़ों को काटकर बनाए पूजा स्थल को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं चैत्य। ये पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे और ये भी एक पूजा स्थल ही था। और भिक्षु के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? विहार। इनको कहते हैं विहार। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? ये जातक कथाएं कहलाती हैं। आपको पता है कि ये पूर्व जन्म से संबंधित होती है। और बुद्ध की जो पहले की जो जन्म की जो कथाएं थी वो यहाँ जातक कथा में बताई जाती हैं। और अजंता की गुहा कहाँ स्थित है? गुहा यानी गुफा, महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। और अजंता गुफा में कुल कितनी गुफाएं? तो टोटल जो है वो 29 गुफाएं हैं यहाँ पे। और अजंता की जो 29 गुफाएं उसमें चैत्य कितने हैं? तो वहाँ 5 है। ध्यान रखिएगा कि टोटल जो 29 गुफाएं उसमें से 5 जो है वो चैत्य है। यानी अब चैत्य का मैंने आपको ऊपर बताया कि पूजा स्थल होता है जो पहाड़ों को काट के बनाया जाता है। और ये जो बौद्ध के जो भिक्षु होते हैं उनके लिए। एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? एलोरा यानी वेलूर, जिसे वर्तमान में हम वेलूर के नाम से जानते हैं, उसी का स्थानीय नाम है ये। और फ्रेस्को, ये आपको पता है कि हम जो जितनी गुहा ये मिले हैं हमके, वहाँ पे एक विशेष प्रकार के चित्र बने हुए थे। उन पे एक अजीब प्रकार की एक भित्ति चित्र यानी जो दीवारों पे बनाए जाते हैं उनको कहते हैं भित्ति चित्र। अब उनमें उनको बनाने के लिए क्या क्या किस प्रकार लगती थी, मैंने थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे डाला है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहले तो क्या है कि भित्ति चित्र बनाने के लिए खुरदरी दीवार होती थी। मान लो एक खुरदरी दीवार है, उसके ऊपर क्या एक लेप होता था, लेप चढ़ाते थे। अब वो लेप किस किस से बनता था? जैसे गोबर और उड़द की दाल, और उसमें जो अंडे के छिलके, चावल की भूसी, गोबर, बजरी, इन सबको रख के क्या सड़ाते थे पहले, थोड़े कुछ समय के लिए सड़ाते थे, फिर इस पे ये लेप करते थे। ये लेप थोड़ा हो जाता था, ऐसे मोटी सी दीवार बन जाती थी, मतलब एक लेयर बन जाती थी। उसको सूखने के बाद फिर जो अंडे के छिलके होते हैं उनसे उनको ऐसे फोड़ के, और फिर एक सफेदी जैसा, क्योंकि अंडे छिलके वैसे में सफेद होते हैं, तो उनका पाउडर बना के फिर उसके ऊपर जो ये सड़ाने के बाद जो हमने प्लस्तर जैसा इसके ऊपर किया, उसके ऊपर एक सफेद कलर का मतलब ऐसे पेंट जैसा करते थे, और उसके ऊपर छोटी छोटी ऐसे लाइनें बनाते थे या डिजाइन बनाते थे। तो इसको कहते हैं फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र। ये इस प्रकार बनती थी।
आगे देखिए, हिंदुस्तान में मूर्ति कला का आरंभ कहाँ से होता है? ऐसे तो मूर्ति कला का आरंभ आपको पता है, सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वहाँ से। वहाँ पे बहुत सारी मणके और छोटी छोटी मूर्तियाँ और ये सब मिली है मिट्टी की, हालांकि टूटी फूटी वो भग्न अवस्था में, पर फिर भी वहाँ से मिली है। तो प्रारंभ में तो देखा जाए तो मूर्ति कला का जो टूटा उटा ही सही, लेकिन हाँ, यहाँ पे सिंधु जो सरस्वती सभ्यता है वहाँ से हमें इसका आरंभ मिला है। और पत्थर तराश कर मूर्तियां बनाने की कला कहाँ की थी? तो ये हड़प्पा की थी। अब आगे देखिए, जैसे मिट्टी की जो मूर्तियां वो सिंधु और सरस्वती सभ्यता से वहां से मिली थी। अब हड़प्पा में आते आते पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। अब समय का जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो कला अपने चरम शिखर पर जाएगी। फिर अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने सिंह है? 4। आपको पता है वो 4 सिंह है, वो एक दूसरे से ऐसे पीठ सटाए हुए हैं। अपन कई बार ये अपने जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या फिर जो राजस्थान जो आरपीसी है उसके अपन वो लोगों पे भी देखते हैं सारनाथ का। और सारनाथ स्तंभ में पशुओं की आकृतियां, मतलब कौन कौन से जो पशु है वो बने हुए हैं? हाथी है, घोड़ा, बैल, सिंह, ये 4 जो पशु हैं उस पे बने हुए हैं। अब कोई दूसरा पशु डाल देवे और ऐसे पूछ लेवे कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। और ये चवर धारिणी की मूर्ति, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये पाटलिपुत्र के दीदारगंज से। ध्यान रखिएगा कि चवर धारिणी की मूर्ति है, ये स्त्री मूर्ति है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र के दीदारगंज से। ये मानव धड़ कहाँ से प्राप्त हुई थी? लोहानुपुर से। ध्यान रखिएगा कि मानव धड़े कहाँ से प्राप्त हुई। अभी ऐसे दे देवे कि पाटलिपुत्र के दीदारगंज से, लोहानपुर से, ये 2 नाम कोई और दे देवे, तो ये लोहानुपुर से प्राप्त हुई थी। आइए देखिए कि बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई? ये कुषाण काल से प्रारंभ हुई थी। ये देखो, बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां, और जो कि भारतीय कला को सर्वोत्तम देन है। बुद्ध की जो मानव रूप में जो वर्तमान हम देखते हैं बुद्ध की मूर्तियां, वो कुषाण काल की देन है, और वो देखा जाए तो भारत को एक अच्छी देन ही है। और किस कला में बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर घुंघराले जूड़े बंधे हुए बालों को उकेरा है? ये गांधार शैली है। ये गांधार शैली की विशेषता रही है। अब कई बार आपने देखा भी होगा, हम सजाने के लिए कई बार बुद्ध की मूर्तियां लाते हैं तो उसमें जो उनके बाल होते हैं ब्लैक कलर के, अजीब ऐसे डॉट और ऐसे गुच्छे जैसे बने होते हैं। तो जो घुंघराले बाल हैं और वो जो जूड़े में बंधे होते हैं, ये जो शैली है वो किसकी है? गांधार शैली, ये इनकी देन है। और देवगढ़ में बना मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान का। आपको पता है ये देवगढ़ का विष्णु मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, गुप्त काल की देन है ये हमें। बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सारनाथ से। तो अभी ऐसा सवाल पूछ ले कि सारनाथ से जो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है वो किस मुद्रा में है, तो फिर यहाँ 4 ऑप्शन दे देवे, और फिर ये किस में हुई थी? धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा। ये तो एक सामान्य था, लेकिन हाँ उसमें था, मैंने कहा क्या पता किसी को नहीं मालूम हो तो इसमें ऐड कर दिया मैंने। तमिल साहित्य को दक्षिण में क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। जो संगम साहित्य है वही तमिल साहित्य है। दक्षिण में जो तमिल साहित्य है उसको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक है? कालिदास का। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कालिदास का नाटक है। और जो कालिदास थे वो अभी मैंने ऊपर बताया था किसी के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं हम। कालिदास के नाटकों में उच्च वर्ग के जो पात्र कौन सी भाषा बोलते थे? ये संस्कृत भाषा बोलते थे। आपको पता है कालिदास के नाटक में क्या होता था कि एक तो उच्च वर्ग के जो प्राप्त होते हैं, हम कई बार बोलते हैं ना ड्रामा में कि एक तो लीड रोल करते हैं और एक फिर जो नीचे स्तर के होते हैं, तो यहाँ जो उच्च स्तर के होते थे वो तो बोलते थे संस्कृत। वो कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत। और जो निम्न स्तर के होते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत। क्योंकि आपको पता है संस्कृत है बहुत ही शुद्ध रूप में बोली जाती है, और जो प्राकृत है, पाली, प्राकृत, ये क्या है उसके आगे आगे थोड़ा बिगड़े हुए रूप में आने लग गई। तो इसलिए संस्कृत बहुत श्रेष्ठ भाषा है, तो उच्च वर्ग के जो पात्र थे वो बोलते थे उसे, जो कालिदास के नाटक होते थे उनमें। ये आगे देखिए, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? ये भरतमुनि की है।
इसमें जो अपना नृत्य होता है उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं नाट्यशास्त्र में। और इसमें रस संप्रदाय की भी बहुत अच्छी जानकारी है जो हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। और किस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है, ये किसमें मिलती है? सुश्रुत संहिता में। अब इसका मतलब क्या है? सिजेरियन, शल्य का मतलब होता है सिजेरियन, चीड़-फाड़ वाला। वो जो चिकित्सा है वो कहाँ से मिलती है? सुश्रुत संहिता से। आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा था? ये खुद आर्यभट्टी है इनका। और ये लाइन किसने कही है या किस ग्रंथ में बताई है? ये बहुत अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। ये बात किस ग्रंथ में कही है? आर्यभट्ट ने कही है ये। और ये आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है इनका उसमें कही है, ये आर्यभट्ट ने कही है। ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने इतने सालों वर्ष, मतलब उस समय जब गुप्त काल में थे ये, तो उसी समय बता दिया इन्होंने कि पृथ्वी जो है गोल है और जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। और त्रिपिटक के नाम ये 3 होते हैं। त्रि का मतलब ही 3 होता है, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हो गए। क्योंकि ऐसे पिटक नाम दे के और कोई एक चूतर कोई दूसरा और उसमें ऐड कर दे और पूछे कि इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। फिर ये अमरावती का जो श्वेत पाषाण का जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। स्तूप के निर्माण में कौन सहयोग देता था? अब जैसे स्तूप, वो जो भिक्षु भिक्षुणी है वो तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई तो सहयोग देगा। जैसे वहाँ के राजा वर्ग थे, व्यापारी थे, या कोई श्रेष्ठी थे, श्रेष्ठ यानी सेठ, कोई जो बड़े लोग होते थे, वो लोग सब जब जो दान देते थे उसी से ही ये स्तूपों का निर्माण होता था। कि जैसे मान लो कोई व्यापारी है और वो बुद्ध के प्रति बहुत आस्था रखता हो या किसी के प्रति बहुत दानवीर हो, तो वो यहाँ पे दान देता था और फिर ये सब लोग मिलके स्तूप का निर्माण करते थे। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन और आंसर के बेस मैंने बनाया है, तो आपको बस सीधा 1 लाइनर पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो को एक बार भी 2 बार भी ढंग से देख ले, तो 1-2 बार, तो फिर आपको ये जो किताब है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ही लगभग आपका सारा काम हो जाएगा और इससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे। मैंने जितना हो सके कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे से इसको सारा एक एक लाइन इसमें से लूँ, कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनने के लायक हो तो ठीक है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके आपसे। और ठीक है, थैंक यू सो मच।